नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध को, और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा हमसे पूछ रहा है, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ऑप्शन सी तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो नेहरू की विदेश नीति के बच्चों ये तीनों ही उद्देश्य थे, तीनों ही बड़े उद्देश्य कहलाते हैं। तो हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया है कि 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर डैश पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए रूस पर, ऑप्शन बी मिस्र पर, ऑप्शन सी हंगरी पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ब्रिटेन ने 1956 में सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत उस टाइम पे एक गुटनिरपेक्ष देश था और भारत ने यहाँ पर ब्रिटेन का विरोध भी किया था। लेकिन यहीं पे बच्चों, जब सोवियत संघ द्वारा यानी यूएसएसआर द्वारा बच्चों आक्रमण किया जाता है हंगरी के ऊपर, तब जो भारत होता है वो यूएसएसआर का विरोध नहीं करता। तो यहीं पे गुटनिरपेक्षता की नीति के आलोचकों का मानना है कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता का ढोंग कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि 1956 में सोवियत संघ ने डैश पर आक्रमण किया। तो बच्चों, मैंने अभी इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि सोवियत संघ ने 1956 में हंगरी पर आक्रमण किया था बच्चों, जिसका विरोध भारत द्वारा नहीं किया गया था। तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वें में हमसे पूछा गया है कि नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। तो बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा है कि नेहरू जी के रहते हुए भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन कब किया था। ऑप्शन ए जनवरी 1947, ऑप्शन बी मार्च 1947, ऑप्शन सी अगस्त 1947 और ऑप्शन डी फरवरी 1949। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्च 1947। तो मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 में पूछा गया है कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1945 बार्डुंग, ऑप्शन बी 1955 बार्डुंग, ऑप्शन सी 1960 एशिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन 1955 में किया गया था। और कहाँ किया गया था बच्चों? वार्डुंग में किया गया था, यानी वार्डुंग में ये सम्मेलन हुआ था और 1955 में हुआ था। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम बच्चे सभी जानते हैं कि वार्डुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी, यानी वार्डुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1955 वार्डुंग। प्रश्न 7वें में पूछा गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए एफ्रो अफ्रीकी सम्मेलन में, ऑप्शन बी पेरिस सम्मेलन में, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में, ऑप्शन डी वार्डुंग सम्मेलन में। तो बच्चों, अभी मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बता दिया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ रखी गई थी बच्चों, तो वार्डुंग सम्मेलन में रखी गई थी। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वें में हमसे पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1970। तो बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। और बच्चों, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था बच्चों। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ। तो बच्चों, अभी मैंने इसका आंसर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया, बेलग्रेड में हुआ। प्रश्न 10वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि चीनी क्रांति कब हुई, यानी चीन में कब वो क्रांति हुई जिसके बाद चीन आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1950। तो बच्चों, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि चीन को आज़ादी कब मिली और चीनी क्रांति कब हुई। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ए 20 अप्रैल 1951, बी 25 अप्रैल 1953, सी 24 अप्रैल 1952 और डी 29 अप्रैल 1954। बच्चों, यहाँ पे डी हमारे यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किया गया था। और किस किस देशों के बीच में किया गया था बच्चों? तो भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि
पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया, यानी भारत के उस टाइम पे नेता कौन थे और चीन के नेता कौन थे जो इस पंचशील समझौते के अंदर शामिल हुए थे। ऑप्शन ए देंग शियाओपिंग और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन शी जिनपिंग और जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चाउ एन लाई उस टाइम पे चीन के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ के भारत के नेता थे, और बच्चों इन दोनों के ही द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद है। ऑप्शन ए सीमा विवाद, ऑप्शन बी तिब्बत पर चीन का कब्जा, ऑप्शन सी भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये तीनों ही तरह के विवाद बच्चों भारत के हैं चीन के साथ, तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया बच्चों कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1960, बी 1962, सी 1965 और डी 1967। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1959। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1959। दलाई लामा ने भारत से शरण 1959 में मांगी थी, जिसके कारण हमें चीन और भारत का वॉर भी देखने को मिलता है। चीन का मानना था कि भारत ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है, यानी उनके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी की है। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया है बच्चों कि तिब्बत शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी पंजाब। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश में ही बच्चों तिब्बत शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दलाई लामा ने भी शरण ली थी हिमाचल प्रदेश में बच्चों, जहाँ पर धर्मशाला नामक स्थान पर। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वें में हमसे पूछा गया है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन ए वी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मेजर जनरल संजीत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वी के कृष्ण मेनन उस टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री थे बच्चों, और हम सभी जानते हैं कि 1962 में भारत चीन के द्वारा हार गया था बच्चों, और ये सिर्फ किसकी गलती के कारण, जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण। और उस टाइम पे बच्चों वी के कृष्ण मेनन ही रक्षा मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया है कि चीन ने भारत के किन दो हिस्से पर अपना अधिकार जताया। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर लद्दाख, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बच्चों जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों ही इलाकों पर चीन जो है वो अपना अधिकार जताता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि नेफा, जिसे हम हिंदी में उत्तरी पूर्वी सीमांत भी कहते हैं बच्चों, किस राज्य का पुराना नाम है, यानी नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम नेफा था, जिसका शब्द विस्तार है उत्तर पूर्वी सीमांत। तो बच्चों यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया है कि पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 1962 के वॉर के बाद नेहरू जी की जो छवि थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और इसी के कारण नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया गया था, और कृष्ण मेनन जो कि रक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से। तो यही पूछा गया है कि किन में से किन बातों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। ऑप्शन ए नेहरू की विदेश नीति के कारण, ऑप्शन बी चीन के इरादों को समय रहते ना समझ पाने के कारण, ऑप्शन सी चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयारी ना कर पाने के कारण। तो बच्चों नेहरू की विदेश नीति तो बहुत सही थी बच्चों, लेकिन चीन के इरादों समय रहते नेहरू जी नहीं समझ पाए, और चीन ने जब आक्रमण कर दिया तो उस टाइम पे हमने सैन्य तैयारी नहीं करी थी, अर्धसैनिक बल हमने तैनात कर रखा था चीन की तरफ। तो बच्चों ये दोनों ही गलती मानी जाती है नेहरू जी की, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न 21वें में हमसे पूछा गया है कि पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पर गए, यानी ऐसे कौन से विदेश मंत्री थे बच्चों जो 1979 में चीन के दौरे पर गए थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी वी के कृष्ण मेनन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 1989 की बात करें बच्चों हम, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार थी बच्चों, और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी उनके विदेश मंत्री थे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री के पद पर थे, यही पहली बार चीन के दौरे पर गए थे। तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी।
प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया है कि सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुई। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1967। तो बच्चों सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी बच्चों, और इसे किसने कराया था? तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था बच्चों। तो ये संधि 1960 में हुई थी बच्चों, तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में हमसे पूछा है कि सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया। यानी सिंधु नदी जल समझौते में बच्चों भारत की तरफ से कौन से नेता थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन से नेता थे। तो ऑप्शन ए नेहरू आयूब खान, ऑप्शन बी नेहरू और लियाकत अली, ऑप्शन सी नेहरू और बेनजीर भुट्टो और ऑप्शन डी नेहरू और परवेज मुशर्रफ। तो बच्चों सिंधु नदी जल संधि समझौते के दौरान पे भारत की तरफ से नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू और आयूब खान। तो प्रश्न 24वां हमसे पूछ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ। तो बच्चों 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ दूसरा वॉर हुआ था, जिसके बाद हमें ताशकंद समझौता हुआ था हमारा। तो ताशकंद समझौता बच्चों ठीक एक वर्ष बाद हुआ था इस वॉर के बाद, यानी 1965 में वॉर हुआ था और 66 में हमारा ताशकंद समझौता हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा 1966। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं 1964 में बच्चों नेहरू की मौत के बाद अगले पीएम लाल बहादुर शास्त्री बने थे बच्चों, और इन्होंने ही 1965 का वॉर देखा बच्चों और 1966 में ताशकंद समझौते में शामिल भी हुए। लेकिन ताशकंद समझौते के दौरान बच्चों इन्हीं पीएम यानी जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री की ताशकंद समझौते के दौरान मौत हो गई। अभी मैंने आपको बताया बच्चों लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26वें में हमसे पूछा गया कि शिमला समझौता कब हुआ। तो बच्चों पाकिस्तान के साथ हमारा तीसरा वॉर 1971 में हुआ बच्चों, जिसके ठीक एक वर्ष बाद यानी 1972 में हमारा पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ। 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27वें में हमसे पूछा गया बच्चों कि शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया। यानी अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया बच्चों कि 71 में हमारा वॉर हुआ पाकिस्तान से और 1972 में हमारा समझौता हुआ शिमला समझौता। तो इस समझौते में बच्चों इंडिया की तरफ से कौन से नेता थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन से नेता थे। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं बच्चों, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी और आयूब खान, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और नवाज शरीफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शिमला समझौते के दौरान भारत की तरफ से इंदिरा गांधी नेतृत्व कर रही थी, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। प्रश्न 28 में हमसे पूछ रहा है बच्चों कि कारगिल युद्ध कब हुआ। तो बच्चों पाकिस्तान के साथ हमारे टोटल 4 वॉर हुए, जिनमें से हमारा आखिरी वॉर कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कारगिल वॉर कब हुआ। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1999। तो जल्दी से बच्चों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कारगिल वॉर कब हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। प्रश्न 29वां हमसे पूछ रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1965, बी 1969, सी 1970 और डी 1971। तो बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी 1969 में लागू की गई थी, 1969 में शुरू की गई थी। बच्चों हमारे देश में टोटल अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई जा चुकी हैं, और आपको पता होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली, जिसके बाद अब इस पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है योजना आयोग के साथ ही। तो मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं को कब कब अपनाया गया, जिसमें से बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों 1951 में लागू की गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना बच्चों 1956 में लागू की गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना बच्चों 1961 में लागू की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना बच्चों 1969 में लागू की गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना बच्चों 74 यानी 74 में लागू की गई, छठी पंचवर्षीय योजना बच्चों 80 में लागू करी गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 85 में लागू की गई थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 92 में लागू किया गया था, और नौवीं पंचवर्षीय योजना को बच्चों 97 में लागू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना को बच्चों 2002 में लागू किया गया था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना को बच्चों 2007 में लागू किया गया था, और ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, जो 2012 से लेकर 17 तक चली थी, और योजना आयोग के साथ इसे भी खत्म कर दिया गया। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को बच्चों आप लिख के अपनी कॉपी में रख सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे बार बार किए जाते हैं। प्रश्न 30वें में हमसे पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। तो बच्चों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था पोखर में। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31वें में हमसे पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई। ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1990 में। तो बच्चों परमाणु अप्रसार संधि
एक ऐसी संधि थी जो परमाणु और बढ़ने से रोकने के लिए की गई थी, और ये कब की गई थी बच्चों? 1968 में की गई थी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया बच्चों, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी भी बच्चों परमाणु परीक्षणों से ही रिलेटेड एक संधि है जो कि अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। तो सीटीबीटी को हम हिंदी में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि बोलते हैं। तो बच्चों सीटीबीटी को हम हिंदी में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि बोलते हैं, और वहीं पे इसको इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं बच्चों हम इसको। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।